गुड मॉर्निंग। 12th ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में लेसन नंबर 9 एंजाइम और टॉपिक रहेगा एंजाइम की क्रियाविधि। ये एंजाइम की क्रियाविधि में दो टॉपिक्स अपन ने लिखाए थे। नंबर 1 एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल और नंबर 2 सक्रियण ऊर्जा में कमी। पहला पॉइंट जो लिखा था एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती यौगिक, उसमें अपन ने जो मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स बनता है उससे संबंधित क्रिया को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, जिनमें से दो सिद्धांत पढ़े थे। नंबर 1 एमिल फिशर का ताला चाबी सिद्धांत और नंबर 2 कोसलैंड का प्रेरित आचरण का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत आपने पढ़े थे, जिनमें पहला सिद्धांत तो ये था कि एंजाइम और जो क्रियाकारक होते हैं वो लगभग क्या होता है, सिमिलरिटीज होते हैं, जबकि प्रेरित आचरण के सिद्धांत में क्या होता है, एंजाइम और जो क्रियाकारक होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके सक्रिय स्तर समान नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो एंजाइम होते हैं वो क्रियाकारक के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक पहला कंप्लीट हो गया था। और जो दूसरा टॉपिक आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी, वो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि भी कंप्लीट हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट डालिए, सक्रियण ऊर्जा में कमी। दूसरा पॉइंट है सक्रियण ऊर्जा में कमी। दूसरा टॉपिक डालिए सक्रियण ऊर्जा में कमी। देखो, आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिस्ट्री पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ये रासायनिक अभिक्रियाएं अधिकांशतया स्वतः प्रारंभ नहीं होती हैं। ये स्टार्ट होती है ना, ये सेल्फ नहीं होती हैं। इनको स्टार्ट होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक इनको अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, जब तक ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, जो इनके जो क्रियाकारक के अणु होते हैं ना, इनको क्रिया करने के लिए इनमें क्या होता है, एक बीच में अवरोध पाया जाता है और उस अवरोध के कारण क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ नहीं हो पाती है, या क्रियाकारक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परस्पर क्रिया नहीं दर्शा पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनकी अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए किसी न किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी क्या करती है, इस क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने में सहायक होती है। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैविक अभिक्रिया होती हैं, इन जैविक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता के लिए किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जनरली एक एग्जांपल अपन देखते हैं। अपने पास ये दो गाड़ी हैं, ये जो गाड़ी है ए और ये गाड़ी हो गई बी। अब ए गाड़ी है ना, अब ये तो कैसी है, मान लो इसको तो अपन ने मान लिया एंजाइम रहित। क्या है ये? एंजाइम रहित है। और ये क्या है, ये एंजाइम युक्त है, ये मान लो। अब एंजाइम रहित है, तो इस जो एंजाइम रहित गाड़ी ए ना, इसको स्टार्ट करने के लिए अधिक तेज और अधिक दूरी के लिए इसमें क्या मारना पड़ेगा, जोर से धक्का मारना पड़ता है। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अधिक तेज से और अधिक दूरी तक धक्का मारना पड़ता है। और जो बी गाड़ी होती है, इस बी गाड़ी को कुछ, ये क्या है, अल्प मात्रा में कुछ थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, और थोड़ी सी दूरी के बाद में क्या हो जाती है,
स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपने देखा ना, बहुत सारी गाड़ी ऐसी होती है, ठेका गाड़ी ऐसी होती है जिनको धक्का मारने पर भी स्टार्ट नहीं होती है, और कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिनको धक्का मारने पर तुरंत स्टार्ट हो जाती है। सेम वही कंडीशन होती है कि जो एंजाइम रहित अभिक्रियाएं होती हैं, उन एंजाइम रहित क्रियाओं को संपन्न करने में काफी अधिक समय लगता है, जबकि एंजाइम वाली क्रियाएं होती हैं जिनमें एंजाइम सक्रिय होते हैं, वो अभिक्रियाएं कुछ ही देर में संपन्न हो जाती हैं। इसलिए क्या होता है, यदि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी में यदि मात्रा में कमी की जाए तो वो अभिक्रियाएं शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा में कमी कहते हैं। इसको अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी लो। पॉइंट डालिए, सक्रियण ऊर्जा में कमी। कंटिन्यू वहीं से टॉपिक डालेगा जहां टॉपिक चल रहा था, उसी में दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, सक्रियण ऊर्जा में कमी। इसमें लिखो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः प्रारंभ नहीं होती हैं, क्योंकि इनके क्रियाकारक अणुओं के मध्य ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः प्रारंभ नहीं होती हैं, और इनके जो क्रियाकारक अणु होते हैं, इन क्रियाकारक अणुओं में एक ऊर्जा अवरोध पाया जाता है, जिससे इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और क्रियाशीलता कम होने के कारण ये अभिक्रिया को प्रारंभ करने में असक्षम होते हैं। अब क्या किया जाए, ये जो ऊर्जा अवरोध है, इस ऊर्जा अवरोध को कम किया जाए, और इसलिए ऊर्जा अवरोध कम करने के लिए इनको जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, वो क्या कहलाती है, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इनमें ऊर्जा अवरोध को कम करने या अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दी जाने वाली कम से कम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहां तक यह ऊर्जा अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। यह तो नोट कीजिए।
ओके यहाँ तक? आप देखो, यदि इसका ग्राफ देखें, इसमें से ग्राफ बनाना है। देखो ये ग्राफ है, ये तो कैसा है, एंजाइम रहित है। कैसा है ये? एंजाइम रहित है। और एक जो ग्राफ है ये कैसा है, ये एंजाइम युक्त है। इसमें एंजाइम क्रियाशील है, इस पर एंजाइम क्रियाशील नहीं है। अब अपने पास ये क्या हो गए, ये क्रियाकारक अणु हो गए। क्या हो गया ये क्रियाकारक हो गया। ये क्रियाकारक हो गया। जैसे ये क्रियाकारक अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं और ये क्रियाकारक अभिक्रिया करते हुए जैसे ये उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, कहलाता है ये उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये उत्पाद कहलाएगा। अब इसकी जो मैक्सिमम रिएक्शन है ना, यहाँ से एक कंडीशन ये होगी, यहां से इसके बीच में जो एनर्जी होती है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो अपन ने क्रियाकारक के 6 मॉलिक्यूल लिए और जैसे विक्रिया प्रारंभ होगी तो क्रियाकारक के मॉलिक्यूल कम होंगे और उत्पाद के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। पहली कंडीशन में 6 है, इसमें कितना है मॉलिक्यूल? 0। प्रारंभ उत्पाद बनता ही है। इसका कितना हुआ? 5। इसका कितना हुआ? 1। इसका कितना हुआ? 4। इसका कितना हुआ? 2 मॉलिक्यूल। इसका कितना हुआ? 3। इसका कितना हुआ? 3। कितनी कंडीशन है? 3 की कंडीशन हुई। ये कौन सी कंडीशन होती है? बराबर कंडीशन होती है। एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर अभिक्रिया क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। ये 1। ये कितना हो जाएगा? 5। ये 0 और ये 6। और क्रियाकारक किस में बदल जाएगा? ये उत्पाद में बदल जाता है। इसलिए क्या होता है, ऐसी जो अभिक्रियाएं एंजाइम रहित होती हैं, इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में अधिक समय लगता है। इसलिए इनके बीच की जो सक्रियण ऊर्जा होती है, ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? ये ज्यादा होती है। और सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? देरी से संपन्न होती है। अब एंजाइम क्या करता है, जैसे ही एंजाइम प्रेजेंट होएगा तो ये एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देता है? कमी कर देता है। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा में कमी होगी तो अभिक्रिया स्वतः ही शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। दूसरा ग्राफ देखें, ये तो कैसा है? एंजाइम की एब्सेंस में है। दूसरा देखो, सेम बनाना है। ये क्या हो गया? ये क्रियाकारक हो गया। ये क्या हो गया? ये उत्पाद हो गया। अब इसके एंजाइम प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट होते ही ये जिसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, सक्रियण ऊर्जा है, ये सक्रियण ऊर्जा में क्या जाते हैं? कमी आ जाती है। और इसके जो गैप पीरियड होता है ना, ये क्या हो जाता है? ये छोटा हो जाता है। इसकी तुलना में काफी छोटा हो जाता है। तो एंजाइम की प्रेजेंस में सक्रियण ऊर्जा में कमी करी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जबकि एंजाइम रहित तो क्रिया होती है, उसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है और अभिक्रिया देरी से संपन्न होती है। इसको बोलते हैं एंजाइम की एब्सेंस में और इसको बोलते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में अभिक्रिया। दोनों बनाओ। दोनों सेम बनाने हैं। इसका सक्रियण ऊर्जा ये बड़ी बनानी है और इसकी सक्रियण ऊर्जा छोटी बनानी है। ये बड़ी बनानी है और ये छोटी बनानी है।
हो गया। दोनों सिमिलरिटीज बनाने हैं, आगे बनाओ। आगे बनाइए, आगे लिखिए। देखो इन दोनों को यदि अपन एक ही क्रिया में देखें, एक ही ग्राफ बनाए दोनों का, दोनों ग्राफ बना के देखो। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्रियाकारक हो गए। क्या हो गए, क्रियाकारक हो गए। ये क्रियाकारक इस बदलेंगे, ये क्रियाकारक बदले उत्पाद में। क्या बनाया, ये उत्पाद बनाया। और ये जैसे उत्पाद का निर्माण हुआ तो इसके बीच में जो सक्रियण एनर्जी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये क्या कहलाती है, सक्रियण एनर्जी। इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये तो कैसी है, एंजाइम, एंजाइम रहित अभिक्रिया हो गई। और यही क्रियाकारक, और यही क्रियाकारक अणु, यही क्रियाकारक अणु उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ये किसमें हो गई, ये एंजाइम युक्त हो गए। तो इसकी सक्रियण एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये इसकी सक्रियण एनर्जी कहलाती है, और इसकी सक्रियण एनर्जी कहलाती है। तो ये कैसी हो गई, ये एंजाइम की उपस्थिति में हो गई, एंजाइम की उपस्थिति हो गई। ये एंजाइम की उपस्थिति में हो तो सक्रियण ऊर्जा में कमी हो गई, और ये एंजाइम रहित है तो इसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा हो गई। इसलिए इनमें जो उत्पाद का निर्माण होता है, ये उत्पाद का निर्माण होता है, ये उत्पाद का निर्माण एंजाइम वाली भी क्रिया होती है उसमें तो शीघ्रता से होता है, और जो एंजाइम रहित होते हैं वो देरी से होता है। ये बनाओ। ये सेम बनानी है, ये ऊपर की अभिक्रिया है, ये नीचे की अभिक्रिया सेम बनानी है। यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे देखो, हो गया तक।
कर लिया, आगे लिखो। ये जो अपने सेकेंड ऊर्जा में कमी लिखी है, ये अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करती है, और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा, अपने ये टेम्परेचर होता है ताप, ये अभिक्रिया की दर में कमी या वृद्धि कर देता है, क्योंकि जो टेम्परेचर इफेक्ट लिखा है, ताप का प्रभाव आपने देखा भी है कि उच्च ताप पर और निम्न ताप पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कम हो जाती है। एक अनुकूल ताप पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है। जो आरेख बनाया उसके नीचे लिखिए, ताप बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है ये बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा से क्या होता है, अणु गति बढ़ जाती है, और अणु गति बढ़ने से रासायनिक अभिक्रिया होती है वो शीघ्रता से संपन्न होने लगती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है एवं अनुकूल ताप से अधिक ताप पर अभिक्रिया दर पुनः कम होने लगती है। अभिक्रिया दर पुनः कम होने लगती है। इसको लिखो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है इस प्रकार से अभिक्रिया टेम्परेचर होता है वो अभिक्रिया को नियमित करता है। ये एंजाइम की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। क्या पढ़ाता है एंजाइम क्रियाविधि में, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ी थी। एंजाइम क्रियाविधि में दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण, दूसरा सक्रियण ऊर्जा में कमी। नंबर एक जो पढ़ा था आपने एंजाइम क्रियाकारक मध्यवर्ती संकुल, उसमें एंजाइम और जो क्रियाकारक होते हैं उन दोनों के बीच में जो सक्रिय स्थल होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग क्रिया होती है, जिससे एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती संकुल ही अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करता है और इसके बाद में उत्पाद का निर्माण होता है। ये जो मध्यवर्ती संकुल बनता है इससे संबंधित क्रिया को समझाने के लिए एक एमिल फिशर का तालाचापी सिद्धांत और एक कॉस्टलैंड का प्रेरित आसन का सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माने जाते हैं। एमिल फिशर ने तो ये बात कही थी कि जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है वो विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें एंजाइम और क्रियाकारक होते हैं वो सिमिलरिटीज होते हैं, जबकि प्रेरित आसन का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें एंजाइम और जो क्रियाकारक होते हैं वो दोनों सिमिलरिटीज नहीं होते हैं। जैसे क्रियाकारक एंजाइम के संपर्क में आता है तो एंजाइम के डिफरेंट जो क्रिया स्थल होते हैं वो क्रियाकारक से प्रेरित होकर के एंजाइम और क्रियाकारक के साथ में आसानी से बंधन बना लेते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाकारक के सक्रिय स्थलों के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए से कहते हैं प्रेरित आसन का सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था, सक्रियण ऊर्जा में कमी। और सक्रियण ऊर्जा में कमी ये कहा था कि जिनकी एनर्जी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए वह न्यूनतम एनर्जी जो रासायनिक अभिक्रिया से प्रारंभ हो सके उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और जो सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है उससे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाते हैं, जिनको दोनों वगैरह बताए, एंजाइम रहित बताया था और एंजाइम युक्त बताया था। एंजाइम रहित होता है उसमें सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है और जैसे सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। एंजाइम की क्रियाविधि में से कोई ना कोई कोड में
क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपना टॉपिक बच गया एक तो एंजाइमों का वर्गीकरण और एक एंजाइमों का नामकरण। दो टॉपिक और बच गए और दो टॉपिक कंप्लीट होने के साथ में ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और लेसन कंप्लीट होते ही अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, नंबर फर्स्ट यूनिट और नंबर सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट 9 नंबर की है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि 9 नंबर है, इजी गोइंग में 9 नंबर अपने आप ही जाते हैं और सेकंड यूनिट को साथ के साथ तैयार भी करनी है। जैसे स्कूल ऑफलाइन चालू होते हैं आपके 9 लेसन नोटबुक में कंप्लीट भी होने चाहिए, साथ के साथ याद भी होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।